हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने बैलेंस शीट का टॉपिक देखा था जो कि शेड्यूल थर्ड के पार्ट 1 से रिलेटेड था। आज हम शेड्यूल थर्ड का पार्ट 2 देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो इसका फॉर्मेट कवर करेंगे सबसे पहले, जो कि नॉर्मल है, उससे रिलेटेड डिटेल पार्ट कवर कर लेंगे। फिर देखिए, मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशन दिए हैं सॉल्व करने के लिए, जिसमें 2 तो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। पर्टिकुलर आपको नेम दे रखे होंगे अकाउंट के, उसके साथ आपको क्या करना है, हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है। बैलेंस शीट में तो देखिए हेडिंग और सब हेडिंग दोनों आपकी आ जाएगी, तो बता देनी है। किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट में अगर हेडिंग सब हेडिंग नहीं होगी तो छोड़ देना, यानी सिर्फ हेडिंग होगी तो वही दे देना। लेकिन उसके बाद जो पीएनएल की मैंने दी है उसमें तो सिर्फ क्या होगा, आपको एम्प्लॉय बेनिफिट बताना पड़ेगा, एक्सपेंस है, यानी कोई भी मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया, जैसे सैलरी बोल दिया तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चले आएगा। ऐसे बस आपको क्या है, सॉल्व करके मुझे दे देना, ठीक। जैसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का पार्ट है, जैसे अदर एक्सपेंस का पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट का किस में जाएगा वो पर्टिकुलर आपको बता देना है। तो वो आप मुझे क्या करना है, वही व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। फिर मैं आपको क्या करूँगा, जब सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आपको आंसर दिख जाएंगे। एक्सप्लेनेशन तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। पर इसके साथ ही फॉर्मेट के साथ मैंने कुछ पास्ट ईयर के एमसीक्यूज कवर किए हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नीचे करके। देखिए, ये पास्ट ईयर के एमसीक्यूज है 1 से लेके 8। अब देखिए, इसका आपको आंसर भी दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगा कि आपको अलग से पीडीएफ देनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल्स हैं, सिंपल है, तो अलग से टाइम वेस्ट होता है एक्सप्लेनेशन का। तो मैं इसके साथ ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि पीएनएल का पार्ट आपका छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके साथ ही मैं कवर कर रहा हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ पीएनएल का पार्ट। शुरू में क्या बोल रहा है पीएनएल के फॉर्मेट में, कि एक तरीके से जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है ये क्यों बनाया जाता है, वही बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट दिखाने के लिए। मतलब आपकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या हुई है, एक कंपनी है उसकी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या हुई है। तो इसलिए बोल रहा है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो कि शेड्यूल थर्ड के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग होता है। एक बार एग्जाम में भी आया था कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का कौन सा पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 या समथिंग ऐसे ही कुछ आया था, वो हम देख लेंगे नीचे पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में। अब देखिए, यहाँ पे पार्ट 2 दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, वही पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर फॉर करंट ईयर और फिगर फॉर प्रीवियस पीरियड दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये वही है जो आप नेट सेल्स बोलते थे, यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न चले गया। तो पर्टिकुलर आप गुड्स सोल्ड करने का काम कर रहे हो, मतलब ट्रेडिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का जो भी पार्ट है, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिस भी पर्टिकुलर गुड्स का आपका काम है, जैसे फर्नीचर का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, जो भी हो गए, तो उससे रिलेटेड जो भी सेल हुई। अगर सर्विस देने का काम है तो सर्विस से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे मेरा टीचिंग का काम है तो वो मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चले जाएगा। आपका कंसल्टेंसी का कोई काम है, लीगल कोई काम है, तो वो सारा आपका एक तरीके से सर्विसेज के पार्ट में आ रहा है, आप सर्विस दे रहे हो तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा। फिर इसके अलावा जो इनकम है वो अदर इनकम में चली जाएगी। कुछ और भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगी, जैसे आप बोल सकते हो कमीशन रिसीव जनरली आ सकता है, अगर वो डायरेक्टली आपके ऑपरेशन से लिंक है, लेकिन नहीं है तो वो अदर इनकम में चले आएगी। तो जितनी भी आप देखते हो कि बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारा पार्ट आप बोल सकते हो अदर इनकम में चले आएगा। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। लेकिन कई कंपनीज ऐसे होती है जिसका डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है, एक तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उसका काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट का। या मैं बोल सकता हूँ कि फाइनेंस कंपनी, तो वो लोन प्रोवाइड करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो जो भी उसको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो सारा किस में डाल देती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डाल देती है। तो वो नीचे भी आपको पता चल जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ गया। अब एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस में देखो क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, सीपीसी, मैं तो जनरली यूँ याद रखता हूँ सीपीसी ईएफडीओ, सीपीसी ईएफडीओ मेरे को ध्यान रहता है। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, अगर आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है आपका, तो वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल, यही आएगा ना। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम की बात कर रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन रॉ मेटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल लेस हो गया, तो आपका कॉस्ट निकल के आ गया और आपने पुट कर दिया। फिर देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मैंने क्या बताया था कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, सीधा फिनिश गुड्स आप किसी से खरीदते हो और बेचते हो, तो उसे हम दिखाते हैं स्टॉक इन ट्रेड। अब खुद सोचिए कि ये जो फॉर्मेट है ये एक तरीके से ट्रेडिंग पीएनएल का ही पार्ट है। पहले जीपी एनपी ऐसे निकलता था ना आपका पार्ट, अब आपका डायरेक्ट ही क्या निकल रहा है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स लेस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। तो उसमें जो एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, तो देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपने बोल दिया। फिर देखिए चेंज इन इन्वेंट्री दिखा रहा है, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब हमेशा क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, याद रखना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ओपनिंग में से अगर क्लोजिंग लेस होगा और पॉजिटिव आ रहा है तो वो एक्सपेंसेस को ज़्यादा डिनोट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग बनाते थे तो आप 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते थे और बाय क्लोजिंग लिखते थे। अगर आपका ओपनिंग 1 लाख है मान के चलो और क्लोजिंग आपका 60 है, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग गया तो आपको पता है कि पॉजिटिव आएगा, तो मतलब 2 साइड का पार्ट ज़्यादा आएगा।
तो टू साइड का मतलब एक्सपेंसेस का ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा आ रहा है, ये 120 है, तो 1 लाख में से 120 गए, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, समझ गए। तो आएगा तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही आएगा, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा देना, जिससे यानी यहाँ पे आप पता चल जाएगा कि जो भी एक्सपेंसेस टोटल हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है उसमें वो नेगेटिव पार्ट हट रहा है, मतलब बाय क्लोजिंग का पार्ट ज़्यादा है और टू का पार्ट कम है। तो देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ये चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका काम सीधा गुड्स खरीद के बेचने का है तो सिर्फ यही चीज़ आएगी, एक तो ये और एक आएगा चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है तो उस केस में यहाँ पे आएगा। अब देखिए आपने बोला कि सर ओपनिंग और क्लोजिंग का रॉ मटेरियल का पार्ट कहाँ गया, वो यहाँ पे चले गया जो हमने बताया था, ठीक है। तो फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस आएगा और फिनिश गुड्स आएगा, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। लेकिन सीधा गुड्स खरीद के बेचते हो तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट नॉर्मल पता है आपको, सैलरी वैलरी से रिलेटेड पार्ट आएंगे, मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड मेडिकल के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, स्टाफ के वेलफेयर के जो भी एक्सपेंस हो गए वो सारे इसमें आ जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट, जो भी आप लोन वोन लेते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है, डिबेंचर्स की बात कर रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट आ गया, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट का पार्ट तो वो कॉस्ट में आ गया। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वही टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स एसेट का, और बाकी जो यानी उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा, और बाकी जो पार्ट है वो अदर एक्सपेंस में चले जाएगा। अगर आप टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंस लेस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से लेस टैक्स किया तो क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आपको है ना थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट देखना है तो उसमें क्या आता है, ऐसे आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे लिखा आता है, तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, ऐसे आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर उसमें से आप जो एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आइटम होते हैं वो आपको क्या करने, हटा देने हैं। जैसे किसी ने कोई क्लेम कर दिया आपके ऊपर तो उसका आपका अमाउंट देना पड़ गया, तो वो जनरली आपके एक्सपेंस के पार्ट में आता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है क्योंकि आपके एक तरीके से मान के चलो रेगुलर नहीं है, या अदर एक्सपेंस के पार्ट में वो डिनोट नहीं हो रहा, तो वो एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उसमें आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। अगर आपको कोई इंश्योरेंस प्रोसीड मिली है जो क्लेम से रिलेटेड पार्ट है तो वो आप ऐड कर दोगे। ऐसे जनरली बोल रहा है आपको ये मिल गया, ठीक है, और लेस क्या कर दिया फिर आपने, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इंश्योरेंस प्रोसीड का नहीं आएगा, फिर भी चलो जो भी पार्ट है आपका एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वो सोचते हुए, या आप नेट पे सर्च करके देख लेना कि जो इससे रिलेटेड अगर होते हैं, क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए फॉर्मेट जनरली आता नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें फिर लेस टैक्स कर दिया, तो ये प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है, मतलब आपका जो बिजनेस चल रहा है उसके साथ आपको क्या करना है, जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी आपका कोई मान के चलो कि 5 यूनिट है, 1 यूनिट बंद हो गई तो आपको पता है कि वो बीच में बंद हो गई, तो उसके साथ साथ यानी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के साथ साथ आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाना पड़ेगा। तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसका, उसमें से टैक्स लेस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। टैक्स में याद रख लेना आपके करंट टैक्स भी हो सकता है और डेफर्ड टैक्स का पार्ट भी हो सकता है, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों एक साथ लेस हो जाएंगे, ठीक। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ गया। फिर बस लास्ट में आपको दिखाना पड़ता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर 2 टाइप की होती है, एक तो बेसिक होती है और एक डिल्यूटेड होती है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फॉर्मेट है वही देखना है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि फाइनेंस कंपनीज को छोड़ के, अब देखिए मेरे को जो पर्टिकुलर फॉर्मेट मिला तो मुझे इसमें यही लिखा हुआ दिखा, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है। अब देखिए बोला इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी अदर देन ए फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल डिस्क्लोज सेपरेटली इन नोट्स। अब रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट कहने का मतलब नीचे नोट्स टू अकाउंट बनते हैं ना, वो अलग से बन जाएंगे और नोट नंबर पे उसको लिख देंगे कि नोट नंबर क्या है, 13 है, 14 है, 15 है, जो भी है पार्ट। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट उसमें से लेस क्या करोगे, रिटर्न। अब रिटर्न कौन सी, सेल्स रिटर्न। फिर इसी तरीके से सेल ऑफ सर्विस, जो मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा काम क्या है टीचिंग का, आपका काम क्या होगा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का, डॉक्टर का जैसे काम क्या है कंसल्टेंसी, तो वो क्या करता है पेशेंट से जो भी फीस लेता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस आ जाएगा ऐसे। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जैसे अगर स्क्रैप बच गया आपके प्रोडक्ट का तो वो बेच दिया। कमीशन रिसीव हो रहा है, मैंने बोला कि अगर वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का पार्ट है, यानी आपके ऑपरेशन का पार्ट है और डेली आपको कमीशन मिलता रहता है या नॉर्मली आपका यही काम है, तो वो इसमें आ जाएगा। लेस कर दोगे जो भी एक्साइज ड्यूटी अगर है एप्लीकेबल, लेस कर दोगे। अब देखिए इसने बोल दिया कि अगर वो फाइनेंस कंपनी नहीं होती, मतलब नॉर्मल गुड्स बेचने वाली कंपनी होती है, सर्विस देने वाली होती या बिजनेस होता, वैसे अगर फाइनेंस कंपनी होती तो वो क्या करती है, लोन देती है, उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। उसने जो लोन दिया, या एक तरीके से बोल सकते हो उसके बाद जो भी पैसा आ रहा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, तब जाके ही तो एक तरीके से वो सर्वाइव कर पाएगी। तो इन्वेस्ट कर रही है तो उसको डिविडेंड मिल रहा है,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेचने से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसको वो रेगुलर कर रही है। वैसे इसके अलावा वो और कोई फाइनेंशियल सर्विस अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक, वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी यही सेम ले सकते हो, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ठीक है, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सारा पार्ट आप इन्वेस्टमेंट कंपनी का ले सकते हो। तो इसका मतलब आपकी कंपनी का नेचर क्या है उसके बेसिस पे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा और बाकी सारा अदर इनकम में जाएगा। जैसे मेरा काम कपड़े यानी क्लोथ्स को खरीदने और बेचने का है तो उस केस में मैंने रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट दिखा दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखा दिया। अब उसके अलावा मेरे को शौक क्या है, इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो मेरी अदर इनकम में जाएगा, मतलब सेकंड वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, न कि ऊपर वाले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो वो इंटरेस्ट इनकम तो याद रखना ये कब जाएगा, जब वो फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। लेकिन फिर क्या होगा, दूसरों के लिए तो वो अदर इनकम हो जाएगी, जैसे मेरे लिए, क्योंकि मेरा काम क्लोथ्स को खरीदने बेचने का था। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर मुझे क्या मिला, जैसे डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में किया तो डिवेंचर्स में किया, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, शेयर्स में किया तो डिविडेंड मिला, वो सारा पार्ट इसमें दे रखा है। फिर उनको बेचा तो उनसे प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो इसमें दिखा दूंगा, ठीक, और लॉस हुआ तो मैं किस में दिखा दूंगा, अदर एक्सपेंसेस में दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेंसेस में देखते हो तो आपको क्या दिखता है, शुरू में वही जो मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए मेरे को कैसे याद है, सीपीसी, तो कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, फिर ईएफडीओ, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, और ओ में आ जाएगा अदर एक्सपेंस। तो आपको भी याद रहेगा ऐसे करके। तो आप कैसे भी याद रखिए, आपको बस क्या है, फॉर्मेट सीक्वेंस से याद रहना चाहिए। अदर ऑपरेटिंग इनकम में देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब देखिए कितने सारे आएंगे जो नॉर्मल याद रखते हो। ठीक, अब मेरे को तो याद रहते हैं क्योंकि मैं टैली वैली ये भी पढ़ाता था। ठीक, और 11th के तो आते ही स्टूडेंट, तो ये ज़्यादातर ध्यान रहते हैं आपको। डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, लेकिन कंपनी के हिसाब से देखिए ट्रांसफ़र फीस मिली, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, इतना आप क्रेडिटर को आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आपने प्रोविज़न ज़्यादा बना दिया बैड डेट्स का, वो वापस से आप पीएनएल में डाल रहे हो, तो एंट्री क्या होती है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टू पीएनएल। क्रिएट करते हो तो क्या होती है, यानी चार्ज करते हो तो पीएनएल टू प्रोविज़न। ठीक है, लेकिन अगर जो एक्सिस प्रोविजन बना वो रिटर्न बैक करते हो, वापस से पीएनएल में डालते हो तो रिवर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू पीएनएल। रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, कोई आप प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, जैसे कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो गया, कोई आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट हो गया, तो उसका बीच में रेवेन्यू मिल गया। अगर आपका काम ही डायरेक्ट वो है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, समझ जाना। ठीक है ना। फी रिसीव्ड फ्रॉम अरेंजिंग लोन्स, ठीक, सेल ऑफ मिसलिनियस आइटम्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये सारा आपका किस में चले गया, अदर ऑपरेटिंग इनकम में। तो एक बार आपको देख लेना है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब एक्सपेंस की बात कर रहे हो तो देखिए कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम मैंने आपको बताया था, जनरली किस केस में आएगा, जब भी आप प्रोडक्ट या जो भी गुड्स की बात कर रहे हो उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो तो उसमें आपको इनपुट की ज़रूरत है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हो रहा है वही कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम है। तो ओपनिंग प्लस परचेज, इसमें इसके डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई होते हैं, इसके रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं रॉ मटेरियल के, तो एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल वो भी जोड़ देना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि द आइटम डू नॉट बिकम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स लाइक स्टोर्स, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, जो फ्यूल ये लगता है, ईंधन लगता है, जो छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स हो गए, स्टोर से रिलेटेड हो गए, आर नॉट इंक्लूडेड इन रॉ मटेरियल, दीज आर शोन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो याद रखना कि एक्सपेंस में सबसे नीचे आता है ओ, यानी अदर एक्सपेंस, उसमें चले आएगा। तो ये स्टॉक का पार्ट नहीं बनेंगे आपके, रॉ मटेरियल का पार्ट। देखिए एक्सपेंस में तो आ रहा है, चाहे ऊपर आए नीचे है, लेकिन हेडिंग है तो हेडिंग के हिसाब से तो हमें अदर एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा। आंसर तो आपका तब भी मैच कर जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की बात करता है तो ये कब होता है, जब आपका काम क्या है, गुड्स को खरीद के बेचने का। इसका मतलब सीधा फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं, बना नहीं रहे। ठीक है, द गुड्स परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल बाय ए बिजनेस कंसर्न आर कॉल्ड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सीधी सी बात है, खरीदा क्यों है, रीसेल के लिए। गुड्स परचेज फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और उसको कंज्यूम करके एक फिनिश गुड्स बना रहे हो तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो दूसरे गुड्स का, किसके थ्रू, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके। तो इसकी कॉस्ट किस में होगी, ऊपर वाले पार्ट में, जो पहले वाले पार्ट में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहला वाला पार्ट होता है। सी, चेंज इन इन्वेंट्री, इसमें मैंने आपको बताया, देखिए रॉ मटेरियल का पार्ट तो आपका ए वाले पार्ट में ही चले गया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो गया है, लेकिन अब किसका बचा, WIP का, फिर फिनिश गुड्स का, क्योंकि मैं तो सीक्वेंस से देखता हूँ, याद रहता है। और अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है तो मेरा सीधा गुड्स खरीद के बेचने का काम है, यानी ये वाला, तो इस केस में स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग है तो सिर्फ ए और सी से रिलेटेड ये पार्ट आएंगे, और अगर मेरा सीधा गुड्स खरीद के बेचने का काम है तो ये आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, मतलब ये वाला थर्ड वाला।
सी के अंदर थर्ड वाला, मतलब सी बोलेंगे इसको। अब नेट डिफरेंस बोल रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, मैंने बताया अगर नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में दिखा दोगे, लेकिन पॉजिटिव है तो मतलब वो क्या डिनोट कर रहा है कि आपका एक्सपेंस का पार्ट ज़्यादा है इसलिए टोटल एक्सपेंस में वो ऐड हो रहा है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब बाय क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो जनरली हम बोल सकते हैं कि नेट फिगर जो है वो सेविंग को डिनोट कर रहा है, क्योंकि आप स्टॉक को अगले स्टॉक को बेचोगे तो सही ना। तो जनरली आपको पता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक को दिखाते हो तो वो कॉस्ट पे दिखानी करते हो, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच इज़ लेस, जनरली ये दिखानी करते हो, क्योंकि आपकी अप्रोच क्या रहती है, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है कि आप लॉस को एंटिसिपेट कर लेते हो पहले ही, और जो फ्यूचर प्रॉफिट होते हैं उनको आप एंटिसिपेट नहीं करते हो, वो जब होते हैं तब आप जनरली दिखाते हो। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी एंड वेजेस, बोनस, कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव्स, ये किया गया। ठीक। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड लाइक ग्रेचुटी फंड, सुपरएन्यूएशन फंड, ये जनरली आपने टैक्स में खूब बार पढ़े होंगे सारे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसमें तो मैंने जनरली बताया था कि एक क्या होता है, पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को या ऑफिसर्स को क्या करती है, ऑप्शन देती है। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आप क्या कर सकते हो, ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब शेयर परचेज कर सकते हो, जिसका मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है, आपको पता है। तो वैसे ही आपका जो डेफर्ड का पार्ट है तो वो डेबिट हो रहा है, तो वो भी दिखाना पड़ेगा, वो भी आपको एसेट में दिखाना पड़ेगा, तो वो एंट्रीज का पार्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का मतलब यही हुआ कि आप उस 2 साल या 3 साल के वेस्टिंग पीरियड के दौरान स्टॉक को परचेज कर सकते हो, अगर वो फेवरेबल आपके आ रहे हैं। आपको पता है कि मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हो रही है और आपको जो है मिल रहा है वो लोअर या कंसेशनल प्राइस पे मिल रहा है। आपको पता है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, जैसे 200 रुपीज़ चल रही है, लेकिन आपको 40 रुपीज़ में दिया जा रहा है, 50 रुपीज़ में दिया जा रहा है। अब अभी तो चल रही है, लेकिन आपको 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो आप वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि अगर उसकी प्राइसेस कम हो जाती है तो आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब क्या हो, आपके पास राइट है, आपकी मर्जी है, आप खरीदें या नहीं खरीदें। ठीक है। तो उस केस में आप कब खरीदोगे, जब आप सोचोगे कि आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आपको जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है उससे लोअर या कंसेशनल प्राइस पे ये ऑप्शन दिया जाता है। जबकि एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान एक तरीके से देखिए, जो भी हम बोलते हैं कि प्रीरोगेटिव, या बोल सकते हैं कि जो भी एक्सक्लूसिव एम्प्लॉय होते हैं जिनको स्पेसिफिक राइट मिलता है, तो उन एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान दिया जाता है। अब आप बोलोगे सेम टू सेम है, इसमें भी एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, इसमें भी एम्प्लॉयज़ को, लेकिन ये एक तरीके से सिप की तरह होता है। सिप जानते हो, जैसे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान देखते हो, तो इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है ना, जो प्रिविलेज एम्प्लॉय हैं हमने बोला, वो क्या करते हैं, आपस में कॉर्पस क्रिएट कर देते हैं। कॉर्पस का मतलब क्या हो गया, वो अपनी सैलरी का जो परसेंटेज है 1 से लेके 15% ऐसे मान लीजिए अराउंड। जैसे मान लो कि आपने अपनी सैलरी का 5%, दूसरे ने भी अपनी सैलरी का 5% जमा कर दिया और एक कॉर्पस बना दिया। ठीक है। अब कंपनी ने बोला आपने एक कॉर्पस बनाया, आप ये यूज़ कर सकते हो क्या, हमारे शेयर खरीदने के लिए, किस पे, डिस्काउंट प्राइस पे। किस पे, डिस्काउंट प्राइस पे। अब डिस्काउंट प्राइस कैसे तय होती है, जनरली देखो कंपनी होती है, तो कंपनी क्या करेगी, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है बिगिनिंग में, जो भी ये पर्टिकुलर पीरियड है ESPP का, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान का पीरियड है, आपको दे रखा है, तो शुरू में जो प्राइस चल रही होती है, जैसे मान के चलो कि चल रही है 100 रुपीज़ क्या चल रही है, और लास्ट में प्राइस कितनी आ गई, एंड में प्राइस कितनी आ गई, 80 रुपीज़ आ गई मान के चलो, या ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पे जो भी तय हुआ, देखिए अब 100 और 80 दोनों में से जो लोअर है, एम्प्लॉय तो क्या बोलेगा 80 रुपीज़ के हिसाब से। अब इस पर डिस्काउंट लग जाएगा जो भी कंपनी ने दिया है, जैसे कंपनी बोल रही है 10% डिस्काउंट, तो 80 का 10% 72। तो जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसके हिसाब से बेस ले लिया कि बिगिनिंग और एंड में क्या प्राइस चल रही है, तो 80 रुपीज़ के हिसाब से एम्प्लॉयज़ ने बोल दिया ठीक है, और उसका 10% के हिसाब से डिस्काउंट कंपनी ने दे दिया, तो 72 में परचेज कर लिया। और जो भी कॉर्पस हुआ, जितना जितना आपने जमा कराया उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ को क्या मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे। तो एक तरीके से एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर बोल रखा है। फिर आपको स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में कैंटीन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, जो इनके हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आप देख सकते हो कि स्टाफ की जो भी चिल्ड्रन की एजुकेशन है उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो भी इसमें आ सकता है। फाइनेंस कॉस्ट आ गया। फाइनेंस कॉस्ट में देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस और अदर बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट में क्या आ गया, लॉन्ग टर्म लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट, ये जनरली सबको याद रहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, उस पर इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, ये कंपनी ने इशू करें, अगर ये कंपनी ने खरीदे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। लेकिन ये अगर कंपनी ने ही इशू करें तो पब्लिक से फाइनेंस अरेंज किया है, तो उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, एक्सपेंस होगा। फिर देखिए ये अदर बोरोइंग कॉस्ट, डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ, तो वो जनरली इधर दिखा रहा है, तो स्पेसिफिक है, याद रख लेना कि इधर दिखाता है
प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो भी इसमें दिखा रहा है कि जो डिबेंचर आप रिडीम करोगे उससे रिलेटेड जो प्रीमियम है कि 100 वाला 105 रुपये 105 में पे कर रहे हो तो 5 रुपीज़ के एक्स्ट्रा प्रीमियम। लोन प्रोसेसिंग फीस, ठीक, गारंटी चार्जेस आपने दिए किसी के, यानी गारंटी दी किसी की तो उससे रिलेटेड गारंटी चार्जेस दिए। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, आपने पब्लिक डिपॉजिट इशू करे तो पब्लिक आपको जानती नहीं हो, मान के चलो, तो इंटरमीडिएट क्या कर रहा है, आपके डिपॉजिट का मोबिलाइजेशन करा रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचा रहा है, तो उसके बदले में जो इंटरमीडिएट है उसको आपने क्या दिया, कमीशन दिया। तो वो सारा पार्ट किस में आ जाएगा, अदर बोरोइंग कॉस्ट मतलब फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन में क्या जाता है, डेप्रिशिएशन मतलब क्या हो गया, वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, या सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, वो सारे पार्ट पे डेप्रिशिएशन लग जाएगा। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वही जितनी भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, तो गुडविल, पेटेंट ये बोल दिया, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ इसने बोल दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, लूम ओवर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिन पे अमोर्टाइजेशन का पार्ट आता है। मतलब वही 3 to 5 ईयर जैसे भी आप देख सकते हो उसके हिसाब से राइट ऑफ करते हो और PNL टू गुडविल, PNL टू पेटेंट ऐसे चार्ज करते जाते हो। अब अदर एक्सपेंस में क्या आ गया, इसके अलावा जो A से लेके F तक में नहीं है, मतलब CPC और EFD, उसके बाद क्या आ गया O, तो जो एम्प्लॉय में नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, डेप्रिशिएशन में नहीं है, और ऊपर तो देखिए वो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम था, परचेज था और चेंज इन इन्वेंट्री था, ठीक। तो उसके अलावा कैरीज, अब जनरली है ना, आप ट्रेडिंग बनाते तो डायरेक्ट एक्सपेंस में देखते थे कैरीज इनवर्ड, ये फ्रेट, तो आप समझ गए कि इस वक्त ऐसा कोई केस नहीं है कि ऊपर कहीं दिखाया जाए, तो जनरली आप ये सारे कहाँ दिखाओगे, अदर में ही दिखाओगे, ठीक। तो कैरीज, फ्रेट, अब देखिए ये कैरीज जनरली कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड दिखा रखा है, फ्रेट दिखा रखा है, कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट, ये बताया था हमने कि ये जनरली अदर एक्सपेंस में दिखाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ रहे हैं और इनडायरेक्ट भी आ रहे हैं जो ऊपर की हेडिंग में नहीं है, तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये आ गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, ट्रेड एक्सपेंस, बहुत सारे आ सकते हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, PNL टू प्रोविजन, एक्सिस प्रोविजन बनाया तो आप PNL में वापस से डाल रहे हो तो अदर इनकम में आ जाएगा, ठीक। और नॉर्मल प्रोविजन बनाया तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा। रिपेयर टू मशीनरी, बिल्डिंग एंड अदर, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो ऊपर अलग से बना हुआ है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हो गए, वाटर एक्सपेंस हो गए, कन्वेंस एक्सपेंस हो गए, वो सारे किस में जाएंगे, इसी में जाएंगे। टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग, बैंक चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन, कोरियर, लीज रेंट, कंप्यूटर हायरिंग चार्जेस, शेयर इशू एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर रिटर्न ऑफ। तो देखिए शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, तो जैसे आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की रिटर्न ऑफ की बात कर रहे थे तो वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है क्योंकि वो अदर बोरिंग कॉस्ट में जा रहा है, प्रीमियम पेबल अदर बोरिंग में जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो रिटर्न ऑफ के पार्ट है, शेयर इशू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ, तो वो सारा का सारा पार्ट क्या आएगा आपका अदर एक्सपेंसेस में चले आएगा। अब देखिए ये मैंने इलस्ट्रेशन कवर कर रखे हैं 3, इसमें आपको हेडिंग सब हेडिंग बतानी है कि अनक्लेम डिविडेंड की हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम की क्या है। तो जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आपको पता है किस में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। तो एक तरीके से वो रिजर्व एंड सरप्लस आपकी सब हेडिंग हो गई और उसकी मेन हेडिंग क्या है। जैसे आपको पता है कि शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ऐसे पार्ट आते हैं आपके, 3 पार्ट आते हैं, आपको ध्यान है। तो आपको पता है कि रिजर्व एंड सरप्लस आपकी सब हेडिंग हो गई और जो शेयर होल्डर फंड है वो आपकी मेन हेडिंग हो गई। तो 4 हेडिंग किसकी आपकी बैलेंस शीट की है और 2 हेडिंग किसकी आपकी, वो क्या बोलते हैं, 4 हेडिंग आपकी लाइबिलिटी साइड की, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की, और एसेट की आपकी 2 हेडिंग है। उसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग है तो वो आप देख लेना। इस तरीके से आपको कवर करना है पार्ट। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या बोल रहा है। ये भी इलस्ट्रेशन वही है, बैलेंस शीट से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लूज टूल्स, तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपको हेडिंग सब हेडिंग देनी है। और जो ये पार्ट है ये PNL से रिलेटेड है, तो देखिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा। बोनस किसको देते हो आप, एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉय बेनिफिट ऐसे सोचते हुए आपको करने हैं, ठीक। अब देखते हैं पास्ट ईयर के MCQs, तो सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तभी मैंने बोला कि इसका मैंने आपको सॉल्यूशन यानी पहले से ही आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करे और डायरेक्ट मैं इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए पार्ट 1 बैलेंस शीट और पार्ट 2 फॉर्मेट ऑफ PNL, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेट ऑफ PNL आंसर। वैसे तो दिख ही रहा है आपको रेड में, लेकिन फिर भी मैं बता ही रहा हूँ नॉर्मल एक्सप्लेन क्या करना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
अब देखिए यहाँ बोल रहा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पहले थोड़े से अकाउंटिंग के पार्ट देखे थे, तो उसमें हमने बताया था कि मॉनेटरी या जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंस इवेंट होते हैं या ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको फाइनेंशियल कैरेक्टर का आपको देखना है पार्ट। तो मॉनेटरी जो भी ट्रांजेक्शन उसको पहचानो, फिर आप उसको रिकॉर्ड करो, तो जर्नल आ गया, ठीक, लेजर आ गया, ट्रायल बैलेंस का पार्ट आ गया, फिर लास्ट में आपका क्या पार्ट आ गया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पार्ट भी आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो एंड यूजर को। तो आपने क्या कर दिया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद समराइजिंग का पार्ट कर दिया, वही इससे रिलेटेड ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, फिर उसको एनालाइज किया और इंटरप्रेट किया। तो ये अकाउंटिंग का फंक्शन ही है। फिर उसके बाद आपने उसको एंड यूजर को कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेशन का पार्ट, तो वो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। अब बताइए कि P&L अकाउंट जो निकाला जाता है, देखिए आपको पता है कि बैलेंस शीट जनरली काम आता है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, क्योंकि वो तो जनरली क्या बताएगा, P&L आपको ऑपरेटिंग रिजल्ट बताएगा, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बताएगा कि आपका प्रॉफिट निकला या लॉस निकला है। जबकि पोजीशन की बात कर रहा है फाइनेंशियल, तो वो जनरली हम क्या बोलेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये तो आप शुरू के थ्योरेटिकल पार्ट में बार बार देख चुके हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले पार्ट में भी कवर कर चुके हो, तो आपको पता है कि ये गलत है। तो इससे लिंक आप डी देख सकते हो, ये ठीक है, ठीक है, तो ये आपका डी सही है। तो गुडविल इज़ ए वास्टिंग एसेट। वास्टिंग एसेट होती नहीं है, गुडविल क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है, जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि वास्टिंग एसेट्स क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि इनकी लिमिटेड लाइफ होती है और ये ओवर द टाइम डिक्रीज होती जाती है वैल्यू में, ये बोल रहा है। इसका मतलब एक तरीके से कंज्यूम्ड एसेट्स होती है। इसके एग्जाम्पल आप बोल सकते हो नेचुरल गैस हो गई, ऑयल हो गए, टिम्बर हो गया, यानी ज़्यादातर इसमें हम बोल सकते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट जनरली जो कुदरत से आपको मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। तो नेचुरल गैस, ऑयल, टिम्बर, कोल, ये धीरे धीरे क्या होती जाती है, वास्टिंग नाम से पता चल रहा है वास्टिंग, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, ओवर द पीरियड ये खत्म होती जा रही है। तो इसकी एक तरीके से लिमिटेड लाइफ होती है। तो आपको पता है कि वो वास्टिंग एसेट नहीं है गुडविल। गुडविल तो एक क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल में वास्टिंग एसेट में दूसरे एग्जाम्पल आते हैं जो मैंने बताया, नेचुरल गैस, ऑयल, टिम्बर, कोयल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये दोनों गलत है और ए ठीक है और डी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। थर्ड देखिए, ये बोल रहा है इन वॉट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, फर्नीचर एंड फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स एंड डिबेंचर। अब देखिए इसमें ऑर्डर आ गया, आपको पता है। तो आपको जनरली पता है कि सबसे पहले क्या आता है, नॉन करंट एसेट आता है। नॉन करंट एसेट में आपकी फिक्स एसेट आती है, फिर उसके बाद आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट आता है आपका नेट, फिर आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है, फिर अदर नॉन करंट एसेट आती है। मैंने नॉन करंट एसेट के अंदर बताया, तो वैसे ही आपका करंट एसेट्स में आता है सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट आता है। तो मैंने बताया था आपको वो फर्स्ट और फोर्थ याद रख लो, फिर बीच में याद रख लेना कि आपका इन्वेंट्रीज का पार्ट आता है और ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट आता है। तो फर्स्ट आपका करंट इन्वेस्टमेंट आता है, सेकंड इन्वेंट्री आता है, आईटी ऐसे करके बोला था, और थर्ड आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल, फोर्थ जो आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, और फिफ्थ आता है आपका जैसे ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आता है, वैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस आता है, और बाकी आता है अदर करंट एसेट। अब देखिए मेरे को कैसे याद है, तो मैं लिंक कर लेता हूँ, तो वैसे आप भी लिंक करके चलिए। तो सबसे पहले आपको बताया कि ये फिक्स रेट में फर्नीचर एंड फिटिंग का पार्ट आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर, कुछ नहीं बोल रखा तो ये नॉन करंट ही मानेंगे, यानी लॉन्ग टर्म के लिए है, और डिबेंचर्स में वैसे ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो थर्ड, फिर फोर्थ ये आ गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, आईटीसी, ठीक है, या ऐसे याद रख लीजिए, आईटीसी कंपनी होती है। तो आपको पता है कि करंट इन्वेस्टमेंट है शुरू में, फिर आईटीसी, तो आई में मतलब इन्वेंट्री, टी में ट्रेड रिसीवेबल, और यहाँ पे जो है कैश का वो क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो फर्स्ट फिर सेकंड, तो 3 4 1 2 इस तरीके से आ जाएगा, सी अपना आंसर रहेगा। फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिसंबर 12 का है। इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP, सबको पता है। इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, सबको पता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो इन्वेंट्री करंट एसेट में आता है और वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स लाइकली टू बी परचेज, नहीं, आपने जो खरीद लिया अगर वो रस्ते में है तो उसे बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, वो फिर भी आ जाता है, अलग से शो हो जाता है। लेकिन ये लाइकली टू बी परचेज मतलब आप अभी खरीदने वाले हो, आपने अभी खरीदा नहीं है, तो ऐसा स्टॉक में कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना सेल्स और रिटर्न बेसिस पे भी आता है, तो वो तो अप्रूवल, अभी तक तो वो स्टॉक में नहीं आया ना। तो वैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स लाइकली टू बी परचेज, खरीदा कहाँ है आपने, अभी खरीदोगे तब जाके तो आएगा। तो जैसे ही आपको पता है कि बिलिंग विलिंग बन जाती है, इनवॉइस हो जाती है, तो कंफर्म हो जाता है, तो आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो तब तक आपको पता है कि बिलिंग है, तो बिलिंग के हिसाब से आप स्टॉक में चार्ज कर सकते हो क्योंकि आपने खरीद लिया है। तो यहाँ पे डी में आएगा फर्स्ट एंड सेकंड,
फोर्थ में क्या आएगा, डी। फिर आप देखिए ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, इसमें बोल रहा है कि कौन सा करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर्स, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब है ना ये मैंने अरिहंत से देखा था, अरिहंत के में क्या दे रखा था, पता नहीं कुछ ऐसे दे रखा था सारे के सारे पार्ट या समथिंग ऐसे। अब इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक जनरली होती है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में भी गलतियाँ हैं। अब देखिए बोला कौन सा, विच ऑफ देम आर करंट लाइबिलिटीज़, तो आप खुद देख सकते हैं डिबेंचर्स जो है वो क्या आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग वाले पार्ट में आएगा, प्रीपेड रेंट आपकी अदर करंट एसेट में चले आएगा। तो देखिए ऐसे मेरे को ध्यान है, इंटरेस्ट अक्रूड, अब मुझे पता है कि इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, ठीक है, तो ये क्या है एक्रूड के फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसको मैं मान के चलता हूँ कि एक्रूड इनकम का पार्ट है, तो एक्रूड इनकम है तो ये किस में जाएगा, अदर करंट एसेट में। इसकी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। तो ये नॉर्मल पार्ट, तो आपको पता है कि फिफ्थ में जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ ही आएगा। विच ऑफ देम आर करंट लाइबिलिटीज, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट ही करंट लाइबिलिटीज़ है और नहीं है। फिर आपको बोल रहा है सिक्स, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहा है बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस बट नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। बिजनेस का नाम ही आता है क्योंकि आपको पता है कि आपने वो एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओनर और बिजनेस क्या होता है, सेपरेट होते हैं। तो जो बैलेंस शीट का परफॉर्म आया जो भी है वो बिजनेस के हिसाब से, ओनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ओनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो इसलिए बिजनेस क्या बोल रहा है, आ रहा है पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड अकाउंट डेबिट जो भी है, टू कैपिटल होती है, क्या होती है, टू कैपिटल। तो ओनर अलग से एक सेपरेट पर्सन हो गया, तभी उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया बिजनेस द्वारा। द फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द बिजनेस टू इट्स ओनर इज शोन इन बैलेंस शीट। देखिए अभी भी मैंने बताया आपको कि कैश, गुड्स या जो आप स्टॉक करते हो अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो भी फिक्स रेट करते हो, टू कैपिटल करते हो, तो आपने ओनर के अकाउंट को बैलेंस शीट में दिखाया है, किसने, बिजनेस ने, आपने मतलब बिजनेस ने। तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप डिनोट कर रहा है, तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। अब बोला बैलेंस शीट इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बोला कि बैलेंस शीट क्या होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होती है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अगर आपको आज बैलेंस देखना है तो आप आज भी बैलेंस शीट कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि जो पीएनएल होता है वो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। तो जनरली आप पीएनएल को क्या बोलते हो, ईयर एंड पे बनेगा, बैलेंस शीट भी ईयर एंड पे बनती है। देखिए रियल लाइफ में तो हम क्या बोलेंगे कि हम 31 मार्च को बैलेंस शीट और पीएनएल का परफॉर्मा बना रहे हैं, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि अगर आपको एसेट्स लायबिलिटी का बैलेंस देखना है तो आप, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अगर आपको आज ही देखना है बैलेंस तो आप एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस आज ही निकाल सकते हैं। तो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप 31 मार्च को बना रहे हो, लेकिन जनरली इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल वे में कि बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जबकि पीएनएल क्या है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। यानी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है पीएनएल, पीएनएल क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, जबकि बैलेंस शीट क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मतलब आज क्या सिचुएशन है, जैसे मैं बोलूँगा कि यार आपका बिजनेस देखा, आपकी दुकान देखी मैंने, उसमें देखा कि यार इतना माल पड़ा है, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार 5 लाख का स्टॉक तो होगा, तो 5 लाख का स्टॉक होगा। तो जनरली आप ये देखना चाहते हैं कि एसेट जनरली कितनी है, ठीक है। लेकिन जब मैं अगले दिन आया तो मुझे पता चला कि यार 3 लाख का स्टॉक है, तो मैं क्या बोलूँगा, यार तेरा 2 लाख का तो बिक गया, तो वो 2 लाख का बिक गया, वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसलिए पीएनएल को जनरली हम क्या बोलते हैं, वो रिजल्ट बता रहा है कि एक साल के दौरान क्या रिजल्ट निकला है, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। जबकि बैलेंस शीट जो बता रहा है कि आज क्या चल रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम हमेशा फ्लो और पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा स्टॉक की बात करता है, इसका मतलब बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ टाइम है, समझ गए। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये गलत है थर्ड वाला, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए था। अब देखिए जून 12 का मैच करना है, तो गुडविल ऑफ द कंपनी आपको पता है कि किससे रिलेटेड होती है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फिक्स रेट, क्योंकि फिक्स रेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आती है। ओवरड्राफ्ट किससे रिलेटेड है, करंट लायबिलिटी, तो आप देख सकते हैं सेकंड फर्स्ट ये दिख रहा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सबको पता है, फिक्टिशियस असेट्स जो कि आप रेशो इसमें भी जनरली कवर करते हो, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपकी फिक्टिशियस एसेट आ जाएगी, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब आपकी फिक्टिशियस एसेट के फॉर्म में हो गया। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। तो यहाँ पे आएगा सेकंड, वन, फोर्थ, थर्ड, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब देखिए एट्थ लास्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग एक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, बैलेंस शीट, पीएनएल। आप याद रखिए जब भी आप पर्टिकुलर क्या बनाते हो, जर्नल बनाया, यानी जो भी इवेंट आपने पहचाना कि फाइनेंशियल नेचर क्या है, मॉनेटरी टर्म में, तो जर्नल आपने रिकॉर्ड कर दी। फिर आपने लेजर मतलब आपने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ट्रायल बैलेंस बनाया, समरी, जिसके थ्रू आपका क्या है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बन गया। लेकिन सोचिए कि जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो उसके बाद आप कभी कभी क्या करते थे, यानी आप स्कूल का पार्ट देखिए 11th में, आप क्या करते थे,
फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें नॉर्मल ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना लेते थे, लेकिन फिर आप देखते थे विद एडजस्टमेंट, तो नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी होती थी एडजस्टमेंट। तो जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हो तो ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो क्या सीक्वेंस होता है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर आपने वो एडजस्टमेंट एंट्रीज करी, तो उसके थ्रू आपका क्या हुआ, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना। क्या बना, तो यहाँ पे आपको मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज करनी पड़ेगी, जिससे आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा। यहाँ दे नहीं रखा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बनेगा। फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग बना लो, पीएनएल बना लो, बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ये सेकंड दिख रहा है, फिर फर्स्ट दिख रहा है, और फोर्थ दिख रहा है, फिर थर्ड दिख रहा है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। इस तरीके से ये सीक्वेंस दे रखा है अगर आप ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये सारा पार्ट आ गया होगा समझ में। अगर कोई दिक्कत है तो ग्रुप में बता देना, या इंडिविजुअली आप मैसेज करके बता देना, मैं वो ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और देखिए, आपको ये ज़रूर इलस्ट्रेशन करने हैं जो मैंने आपको बताया, हेडिंग सब हेडिंग आप दे देना। कहाँ गए, हाँ ये इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन है बैलेंस शीट का, और ये नीचे पीएनएल वाला इलस्ट्रेशन दे रखा है। तो आपको हेडिंग सब हेडिंग बता देनी है, और पीएनएल में सिर्फ आपको पर्टिकुलर हेडिंग बतानी है कि वो एम्प्लॉय बेनिफिट का है, अदर का है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का है, एक्सपेंसेस का है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का है, किसका है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।